नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वेयर चैनल। हमने जैसा कि एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम हिस्ट्री के चैप्टर समझ रहे थे और चैप्टर 1 था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है नेशनलिज्म, नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या स्टेप लिए, ये सब पढ़ा। नेपोलियनिक कोड क्या था, उससे यूरोप को क्या बेनिफिट हुए और क्या नुकसान हुए, ये हमने सब पढ़ा था। एंड अब जो है हम वो पढ़ने वाले हैं कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे आया, उसके पीछे कुछ कारण है वो देखेंगे हम। सबसे पहले द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, मिड 18th सेंचुरी मतलब कि 1750 के लगभग की बात ये है। उस टाइम पर कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था यूरोप के अंदर, सब किंगडम थे, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, डिफरेंट कल्चर था, लैंग्वेज था। इसी कारण से वहां पे कोई एक कोहेजन नहीं था, वहां के लोगों में जुड़ाव नहीं था, एक यूनिटी नहीं थी। अगर मैं एग्जांपल लूं तो हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जांपल लूंगा। यहां पर ये जो एम्पायर है ना, ये रूल करता है कहां पे, ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर। और इस एम्पायर के अंदर जो है कौन कौन लोग रहते हैं, जर्मन स्पीकिंग रहते हैं, इटालियन स्पीकर्स रहते हैं, मग्यार स्पीकर्स रहते हैं, पॉलिश स्पीकर्स रहते हैं। और इन सबको टाई करने का सिर्फ एक ही बॉन्ड था, एक ही पर्सन था जो इनको टाई करता था, वो था इनका एम्परर। इसके अलावा इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। एंड इसी कारण से क्या होता है कि इनके पास कुछ भी नहीं था कि ये एक दूसरे के साथ मतलब कि घुल मिल सके या फिर इनकी कॉमन लैंग्वेज हो। तो इसी कारण से कोई भी कोहेजन फोर्स जो है जनरेट नहीं होता इनके बीच में, जिस कारण से क्या होता है कि पोलिश वाले एक अपनी अलग स्टेट चाहते हैं, जर्मन स्पीकर्स अपनी अलग स्टेट चाहते हैं, स्लाव्स अपनी अलग स्टेट चाहते हैं। तो कुछ और भी रीजन थे, वो भी रीजन हम समझते हैं। देखो, सबसे पहला रीजन है कि नेशनलिज्म क्यों आया यूरोप के अंदर। उसके पीछे रीजन है कि न्यू मिडिल क्लास जो है ना, उसका राइज होता है। अब न्यू मिडिल क्लास से पहले एक और क्लास है जिसको हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेसी वो क्लास होती है जो कि लैंडेड रूलिंग क्लास होती है, मतलब कि वहां पे ना इनके पास लैंड होती थी और ये क्या करते थे, गवर्न करते थे लोगों को, जो वहां पे कॉमन लोग रह रहे हैं, मतलब कि ऑफिसर टाइप है ये। अब अरिस्टोक्रेसी क्लास को क्या था, बहुत सारी प्रिविलेजेस थे, ठीक है। जैसे कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर देखो, वेस्टर्न यूरोप में क्या होता है, ये अरिस्टोक्रेट थे, लेकिन वेस्टर्न यूरोप के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां पे हुई, सबसे पहले हुई इंग्लैंड के अंदर, फिर उसके बाद स्टार्ट हुई फ्रांस के अंदर। अब क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो क्या होगा, ग्रोथ होगा किसका, ट्रेड का। अब ट्रेड में ग्रोथ हुआ, इस कारण से होता है राइज इन वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। जब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का राइज हुआ, इसी में राइज होता है न्यू मिडिल क्लास का, जिससे आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। ये सब जो होते हैं ना, ये सब एडुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और ये प्रोपोगेट करते हैं आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड डिमांड करते हैं जो भी अरिस्टोक्रेटिक क्लास को प्रिविलेजेस दिए गए हैं ना, वो सब प्रिविलेजेस खत्म कर दिए जाए, क्योंकि ये बिलीव करते हैं नेशनल यूनिटी के अंदर, इक्वालिटी के अंदर एंड लिबरलिज्म के अंदर। सो ये जो नेशनलिस्ट थे, ये जो लोग थे, जो न्यू मिडिल क्लास थी, ये बिलीव करते थे किसके अंदर, लिबरल नेशनलिज्म के अंदर। अब देखो, नेशनलिज्म मैं आपको समझा चुका हूं कि नेशनलिज्म वो भावना है, वो भावना है जो कि लोगों को जोड़ती है एक दूसरे के साथ, कि एक नेशन बनाना है हमको, एक कॉमन ग्राउंड पे, कल्चर पे एक नेशन बनाना है। बट व्हाट इज लिबरलिज्म? देखो, आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी अलाइड विद द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। जो न्यू मिडिल क्लास थी, उन्होंने क्या किया, नेशनल यूनिटी के आइडिया को यूनाइट किया किसके साथ, लिबरलिज्म के साथ। लिबर का मतलब क्या होता है,
लिबर का मतलब होता है फ्री, मतलब फ्रीडम। न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है वो फ्री हो, और इंडिविजुअल के लिए ही इक्वालिटी बिफोर लॉ हो। मतलब की बात ये है कि वो चाहते थे कि कोई भी कॉमन पर्सन, एक अरिस्टोक्रेट पर्सन या फिर कोई भी ऑफिसर, अगर इन तीनों से मर्डर होता है तो तीनों एक ही लॉ के समान, एक ही लॉ के समान उनके ऊपर प्रोसीडिंग चले, कानून उनके ऊपर एक ही लॉ के तहत मुकदमा चलाए। सो ये था उनका मानना कि लिबरलिज्म का मतलब ये होना चाहिए। अब पॉलिटिकल मीनिंग क्या था लिबरलिज्म का? ये था गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मतलब की बात ये है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है हामी। गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब है जो लोग, जो सिटीजन्स जिस नेशन में रह रहे हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट चुनी जाए। मतलब कि गवर्नमेंट ये है कि मोनार्की नहीं होना चाहिए, किंग नहीं होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट हो वो चुनी जाए। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर लिबरलिज्म का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था एंड हो जाए ऑटोक्रेसी का, क्लैरिकल जो प्रिविलेजेस थे ना वो खत्म हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो थ्रू पार्लियामेंट, एंड इनवायोबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार हो, राजा छीन ना ले प्राइवेट लोगों से उनकी प्रॉपर्टी। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब क्या था? देखो, इकोनॉमिक लिबरलिज्म का यह मतलब था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, मतलब कि लोग मार्केट में जाके ट्रेड कर सके। अबोलिशन हो स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो गुड्स हैं, कैपिटल है, उनकी मूवमेंट पर कोई भी स्टेट रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। यह था इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर लिबरलिज्म का मतलब। अब क्यों लोग चाहते थे कि लिबरलिज्म पॉलिटिकल भी हो, है ना, इकोनॉमिकल भी हो? फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो लिबरलिज्म का मतलब था उस पर भी लिबरलिज्म एक तरह से सही बैठे। उसके पीछे रीजन ये था, देखो क्या होता है कि अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 1834 का। 1834 में क्या होता है कि जोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन जो है वो स्थापित होता है 1834 के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि देखो 1834 से पहले क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज थे। अब एक प्रिंसिपैलिटी से एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाना, मतलब कि एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाना गुड्स को लेकर, तो इस कारण से उन गुड्स पर क्या लग रहा है, बार बार टैक्स लग रहा है, बार बार टैरिफ लग रहा है। इसी कारण से क्या होता है, वो गुड का जो प्राइस होता है, मतलब कि उस चीज का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। इस कारण से डिफिकल्टी आती है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसी से परेशान आकर जर्मन स्टेट, 39 जर्मन स्टेट ने क्या किया कि कस्टम यूनियन बनाया। उस कस्टम यूनियन का नाम रखा जोल्वेरिन। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उसके लिए सॉरी, बट एक कस्टम यूनियन बनाया, उसका नाम था जोल्वेरिन। कब बनाया? 1834 के अंदर, ठीक है। इस कस्टम यूनियन ने क्या किया, इस कस्टम यूनियन ने क्या किया, रिफॉर्म लिए। कौन कौन से रिफॉर्म थे? सबसे पहले अबोलिश कर दिया सारे टैरिफ बैरियर, जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे ना सबको अबोलिश कर दिया। रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 टू 2। 30 करेंसीज होती थी 39 स्टेट्स के अंदर, 30 करेंसीज थी। 30 करेंसी से सीधा 2 करेंसी ले आई। अब 2 करेंसी है तो मतलब कि क्या है, ट्रेड करना इजी हो गया। और क्या क्या क्रिएशन किया, रेलवे नेटवर्क का। अब देखो रेलवे नेटवर्क का क्रिएशन मतलब कि कोहेजन। जब जब क्या होगा, लोग ट्रेवल करेंगे एक साथ, तब तक कोहेजन की भावना आएगी। अब हम सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसके अंदर देखेंगे कि ट्रेन का कितना बड़ा योगदान था इंडिया में नेशनलिज्म की भावना को पहचाने का। वैसे ही रेल नेटवर्क का यूरोप में भी बड़ा हाथ था नेशनलिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का। इसी के कारण क्या हुआ, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसने क्या किया, नेशनल यूनिफिकेशन किया। यही बात इंडिया पे भी लागू होती है कि जब हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूनाइट होता है तब तब नेशनल इंटरेस्ट भी यूनाइट होता है, ठीक है। सो इसी कारण से जो कस्टम यूनियन के रिफॉर्म थे ना, उसने बहुत बड़ा बेनिफिट किया किसको, जर्मन स्टेट को एक फुल फ्लेज स्टेट बनाने में, फुल फ्लेज नेशन बनाने में। देखो एक और रीजन जो है एक नेशनलिज्म की भावना का बढ़ने का,
उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि 1815 के बाद क्या आना, एक नया कंजर्वेटिज्म आना यूरोप के अंदर। देखो क्या होता है 1815 के अंदर, यूरोप के अंदर क्या होता है कि एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में क्या होता है, जो नेपोलियन होता है वो हार जाता है। जो यूके की सेना होती है, रशिया की सेना होती है, प्रूशिया की सेना होती है, ये सब मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं। अब नेपोलियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया था, यूरोप की सोसाइटी में बड़े चेंजेस ला दिए थे। फ्रीडम का कंसेप्ट जो था ही नहीं, यूरोप की सोसाइटी में फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट था, फ्रीडम का नहीं था, फ्रीडम का कंसेप्ट आया। लिबरलिज्म का, लिबरलिज्म ही फ्रीडम को जन्म देती है, इसका कंसेप्ट आया। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सब इक्वल है, इसका कंसेप्ट आया। लिबर्टी ऑफ स्टैचू, लिबर्टी, इसका कंसेप्ट आया। सो जो वहां पे राजा थे उनको इससे खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने क्या किया, ये जो सब चेंजेस आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन जो चेंजेस लेके आया था, इसको रिवर्ट बैक करने के लिए, वापस से एक नया कंजर्वेटिज्म जो साम्राज्य बनाने के लिए उन्होंने एक ट्रीटी करी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1850। इसमें उन्होंने कुछ स्टेप उठाए जैसे कि बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करना है फ्रांस के अंदर। फ्रांस ने जो टेरिटरीज नेपोलियन के आने के बाद एक्वायर करी थी, जो रेवोल्यूशन में एक्वायर करी थी, उन सब टेरिटरीज को वापस लौटा देना जिन स्टेट्स की थी वो, और फ्रांस की बाउंड्रीज पर क्या करना, छोटे छोटे नेशन जो है स्थापित कर देना ताकि फ्यूचर में फ्रांस जो है एक्सपेंशन ना कर पाए। लेकिन एक काम नहीं किया इन्होंने, एक काम ये नहीं किया कि 39 स्टेट जो नेपोलियन ने स्थापित किए थे, कॉन्फेडरेशन, जो जर्मन स्टेट का कॉन्फेडरेशन जो स्थापित किया था, उसको इन्होंने छेड़ा नहीं, उनको एक साथ ही रहने दिया। ठीक है, सो कंजर्वेटिव जो ये रजीम था ना, इसके कुछ फीचर्स थे वो देखते हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा रूल, ऐसा रेजीम जो लोगों की नहीं सुनता, जो उस वहां पर रह रहे हैं उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहा है। डिडंट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, मतलब कि कोई भी क्रिटिसिज्म, मतलब कि कोई भी निंदा को वो झेल नहीं सकता। तीसरा, इम्पोज सेंसरशिप लो। सेंसरशिप का मतलब है जैसे कि न्यूज के अंदर कुछ भी खबर छप रही है किंग के खिलाफ, उसको वो बैन करवा देगा। टीवी में कुछ बोलो, हालांकि वहां पे उस टाइम पे टीवी नहीं होते थे, बट अगर मैं आपको करंट का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी गलत छिप रहा है तो उसको क्या कर देना, रोक देना, ये होता है सेंसरशिप। ठीक है ना। सो डिक्रीज द फ्लो ऑफ आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, मतलब कि लिबर्टी और आइडिया, लिबर्टी और फ्रीडम के आइडिया को आगे प्रवाह होने से रोकने के लिए उसने क्या किया था, ये स्टेप जो है लिए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक और रीजन समझते हैं कि नेशनलिज्म की भावना क्यों उत्पन्न हुई। उसमें सबसे बड़ा रीजन है रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज का काम क्या था, देखो देखो क्या होता है कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित हो जाती है, मतलब कि एक नया कंजर्वेटिज्म जो रेजीम है वो स्टार्ट हुआ है, मतलब कि वहां पे राजा है, राजा फ्रीडम तो देगा नहीं क्योंकि राजा को तो क्या चाहिए, मोनार्की है ना। तो बेसिक सी बात क्या है कि ऑटोक्रेटिक रेजीम है वो फ्रीडम नहीं दे रहा है। अब रेवोल्यूशनरीज बात किसकी कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरीज बात कर रहे हैं लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए। राजा को दोनों नहीं पसंद है, तो क्या होगा, राजा जो है इनके ऊपर क्या करेगा, इनके ऊपर रिप्रेशन करेगा, इनको दबाएगा। इसी कारण से ये रेवोल्यूशनरीज हो जाते हैं अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड रहकर ये लड़ाई लड़ते हैं, फाइट फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो अंडरग्राउंड रहकर ये क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, किसके लिए, लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इनका मानना है कि अगर हमको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम के लिए हमको चाहिए, तो हमको नेशन स्टेट बनाना जरूरी है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, गुजुप मजीनी, अगर मैं इसके नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं तो मेरे को ये वाली लैंग्वेज नहीं आती। देखो ये बोर्न होता है जिनोवा 1807 के अंदर, मेंबर है ये सीक्रेट सोसाइटी फॉर कार्बोनेटी का। अब 1831 के अंदर ना गुजुब मजीनी को कर देते हैं देश से बाहर निकाला दे देते हैं, क्योंकि इसने रेवोल्यूशन किया था ल्यूगेरिया के अंदर। ये सेटअप करता है यंग इटली, एक ग्रुप है, अंडरग्राउंड ग्रुप है, सीक्रेट ग्रुप है, यंग इटली मार्सिलेस के अंदर एंड यंग यूरोप बर्न के अंदर। मजीनी बिलीव करता है कि नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड जो है ना वो है नेशन। अगर मैनकाइंड को, अगर जो मानवता जहां पर रह सकती है, जहां पर पनप सकती है, वो है नेशन। ठीक है, ये चाहता था
कि एक सिंगल यूनाइटेड इटली बने। इसलिए जो मेटरनिश है उसने इसको डिस्क्राइब किया एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मतलब कि जो हमारा सोशल ऑर्डर है, मतलब कि जो मोनार्की चल रही है, मोनार्की के लिए सबसे बड़ा डेंजर कौन है? गुज़िप मैज़ीनी है। ठीक है, बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली गेव ओपोजिशन टू मोनार्की, क्योंकि वो मोनार्की को कॉन्स्टेंटली ओपोजिशन दे रहा था, कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर रहा था, और वो हमेशा डिमांड करता था एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन की, और हमेशा वो डिमांड करता था कि लिबर्टी चाहिए, नेशन चाहिए। और उसने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज जो है सेटअप भी करी ताकि वो फ्रीडम अटेन कर सके इटली के लिए और दूसरे नेशंस बनाने के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। बाकी का लेक्चर आप देखेंगे पार्ट 3 के अंदर। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 बिल्कुल ना देखे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो पहले पार्ट 1 को देखिए एंड देन पार्ट 2 को देखिए। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।